जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट हम लोग 19 देखेंगे। आपको इससे पहले 18 तक कंप्लीट कराया जा चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। जो हम लोग का बच गया था 19 और 20, तो मैं आपको लगातार 2 दिन में इसको भी कंप्लीट करा दूंगा। और इसको कंप्लीट कराने के बाद आपका जो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट में आपका 50 प्रश्न रहेगा और वो जो प्रश्न होंगे कोई बुक से नहीं होगा, बल्कि वो हमारे द्वारा टाइप किया गया प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें प्रश्न टाइप किए गए हैं। और ये जो एग्ज़ाम लेवल है इसको बाई बिहार फायरमैन का, तो इसके एग्ज़ाम के मतलब देखते हुए इसको सेट किया गया है। तो आप उसको भी मॉक टेस्ट लगाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि उससे आपका जो बहुत ही हेल्पफुल होगा जो मॉक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बुक है और बुक का ही आपका वहाँ पर सभी निचोड़ होंगे। जो भी प्रश्न होंगे वो सभी सिलेक्टेड होंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला जो हम लोग का प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। देखिए जो जफरनामा की रचना है यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी समझते चलेंगे। देखिए जो जफरनामा है इसकी रचना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को, यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो यह औरंगजेब को लिखा गया था 1705 ईस्वी में। और यह जो फारसी भाषा में लिखा गया और इसे विजय पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। देखिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग इसमें से नहीं है, तो ये जो NH45 यानी कि NH45 है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो NH45 है ये अबोया अब्दुल्लागंज से लेकर जबलपुर तक ये रहता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक डॉट 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 स्थल है। तो देखिए जो भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय जो एक स्थल है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। देखिए जो किस राज्य से अलग करके मेघालय बनाया गया इसको आप बता सकते हैं। तो यह असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया है। और जो मेघालय का अर्थ होता है बादलों का निवास। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का पांचवें नंबर है कि भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। देखिए जो भारत विश्व में सबसे अधिक के यहाँ पर सबसे अधिक आबादी वाला जो राष्ट्र है कौन सा राष्ट्र है? तो वह राष्ट्र है दूसरा। ठीक, पहले स्थान पर कौन सा है? पहले पर चीन और दूसरे पर हम लोग का भारत का स्थान है। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का छठे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है हाउस ऑफ एलर्ट्स भी कहलाता है। देखिए जो हाउस ऑफ एलर्ट्स किसको कहते हैं? तो बिल्कुल यह जो कहलाता है आपका राज्यसभा को। ठीक, यहाँ पर राज्यसभा को हाउस ऑफ एलर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का सातवें नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। जो इलाहाबाद में आपको त्रिवेणी संगम आप जानते होंगे, तो ये किन तीन नदियों का ये जो स्थल माना जाता है? तो बिल्कुल यह जो माना जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, इन 3 नदियों का है जो त्रिवेणी संगम माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है गंगा और जमुना नदियों का ये संगम स्थल है। ठीक, गंगा और जमुना, यहाँ पर आपको याद रखना है गंगा और जमुना का जो संगम स्थल है। लोग यह मान्यता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में गंगा और यमुना के बीच की धाराओं में बहती है। देखिए यहाँ पर लोगों का मानना है कि यह जो आपका जो सरस्वती नदी है इन दोनों के बीच अदृश्य रूप में यह बहती है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ सम्मिलित कर ली गई है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो गंगा और यमुना है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में डॉट 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 द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के आधार को जोड़ा गया। देखिए जो भारत के संविधान में डॉट 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 के द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो यह किस में जोड़ा गया? देखिए यह जो जोड़ा गया था आपका संविधान के 86वां संशोधन जो कि यह 2002 में हुआ था। इसी में जो आपका शिक्षा का ये जो मौलिक अधिकार, देखिए जो मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है? तो रुधिर स्कंदन में विटामिन के की भूमिका होती है। किसकी होती है? विटामिन के की। राइट आंसर बी कर लीजिए।
अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि Fe+2HCl यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो वाट है और प्लस H2 है, इसको हम लोग संतुलित करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वह होगा फेरस क्लोराइड। क्या होगा, यहाँ पर आपका जरूर रिक्त स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर आपका फेरस क्लोराइड होगा। और फेरस क्लोराइड का जो सूत्र होता है क्या होता है, FeCl2। ठीक, यहाँ पर FeCl2 जो फेरस क्लोराइड का सूत्र होता है। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, निम्न में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक यहाँ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक चुंबक है एक, यहाँ पर निम्न में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है। तो प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा आपका जो चुंबक पत्थर है, ये प्राकृतिक चुंबक है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोण है। देखिए, जो एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोण है तो वह है आपका संपूरक। ठीक, क्या है वह, संपूरक है, सदैव संपूरक होता है जो आसन कोण होता है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा घटक फ्लोएम से संबंधित नहीं है। देखिए, जो फ्लोएम, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम से संबंधित इसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो फ्लोएम से संबंधित जो ट्रैकिड, ये जो ट्रैकिड है ये फ्लोएम से संबंधित बिल्कुल नहीं है। बाकी सब फ्लोएम, मृदुतक, चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, ये सभी हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग का 14 नंबर के निम्न में से किस रोग में एंटीबायोटिक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जो एंटीबायोटिक का उपयोग है किस रोग में आवश्यकता नहीं होती इसका उपयोग करने का, तो बिल्कुल यहाँ पर जो मलेरिया रोग है इसमें आपका एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि निम्न में से किस पशु को एबीज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है। देखिए, जो एबीज वर्ग, यहाँ पर एबीज वर्ग के अंतर्गत जो समूह को सम्मिलित नहीं किया गया है वो कौन सा है। चलिए, तो वहाँ पर आपका जो हो जाएगा चमगादड़ हो जाएगा। ठीक, चमगादड़ जो है आपका स्तनी वर्ग में आता है, यह जो स्तनधारी जीव के रूप में ये जो आते हैं। और यहाँ पर दुनिया में लगभग आपको 1000 से भी अधिक चमगादड़ की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन कर। देखिए, जो कोशिका की स्थिति का हम लोग को चयन करना है तो वह देखिए जो रजक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है, ये कोशिका की है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है कि ग्राम्य पंक्षियों का पालन पोषण एवं प्रजनन कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जो कंट्री वर्ड या जो कंट्री वर्ड है, पालन पोषण प्रजनन कहलाता है, तो बिल्कुल यह सब कहलाता है मुर्गी पालन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, हम लोग मुर्गी पालन से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, जो मुर्गी पालन में मुर्गियों को मांस और अंडे उद्देश्य के लिए एक विशाल रूप से पाला जाता है। ठीक है, तो सभी को पता है कि मुर्गियों के मांस और अंडे के लिए मुर्गी को पाला जाता है। दुनिया भर में आपको 50 अरब से ज़्यादा मुर्गियाँ पाली जाती है। ठीक, दुनिया में सबसे 50 अरब से भी ज़्यादा मुर्गियाँ पाली जाती है। देखिए, यहाँ पर जो अंडा के लिए मुर्गियाँ पाला जाता है, ठीक, अंडा के लिए जो मुर्गी पाला जाता है उसको परत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परत। जबकि हम लोग मांस के लिए जब मुर्गियाँ पालते हैं तो उसको ब्रॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मांस के लिए। आपको याद रखना है कि जब मांस के लिए कोई मुर्गी पालता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर कहेंगे। और जो अंडे के लिए पालता है उसके लिए परत कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है, तो सभी को पता है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को ... कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जो छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को क्या कहता है, तो उसको पसली पंजीर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पसली पंजीर। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य मानव कान कितनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है। देखिए, जो एक सामान्य मनुष्य का जो कान है आपका 80 डेसिबल तक वह जो श्रवण शक्ति है वह सुन सकता है। मतलब कि 80 डेसिबल की जो आवाज़ें हैं वहाँ तक आपको वह मनुष्य सुन सकता है। इसके लिए जो ज़्यादा होगा वह हानिकारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 21 नंबर है कि उस खाद्य सामग्री को पहचानिए जो किण्वन के
यहाँ पर परिमाण स्वरूप नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है केक, दूसरा है चावल पकना, तीसरा अल्कोहल और चौथा है ब्रेड है। तो देखिए जो चावल का पकना है इसमें आपको कहीं किण्वन की प्रक्रिया नहीं मिलती है, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि पौधा जिसमें गुण सूत्रों के यहाँ पर बहुसमुच्चय होते हैं उसे डॉट 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 कहा जाता है। देखिए जो गुण सूत्रों के बहुच्चय होते हैं, उस बहुसमुच्चय होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर बहुगुणित कहते हैं। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह देखिए यहाँ पर हमें जैव विविधता की संरक्षित करने की ज़रूरत क्यों है, यहीं पर यही प्रश्न है। तो हमें जो संरक्षित करने की ज़रूरत है वन को रिजर्व बनाए रखने के लिए। ठीक, यानी कि वन के जो विशाल जो स्थिति भौगोलिक है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर वन की आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ पर मिट्टी का संरक्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी के लिए वन को रिजर्व बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 24 नंबर की एक सरल लोलक 40 यहाँ पर एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। लोलक की समय अवधि क्या है? यहाँ पर हम लोग को लोलक का समय अवधि बताना है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि इसमें जो समय अवधि है आपका 1/2 है। 40 दोलन को पूरा करने में 20 सेकंड, तो इसमें 1/2 सेकंड इसमें एक दोलक का समय लगेगा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर प्रश्न की भारतीय राज्य डॉट में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये किस राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर को मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, कहाँ पर? नागालैंड में। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं यह हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। तो देखिए नागालैंड में मनाया जाता है यह। ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन हर साल दिसंबर माह के पहले सप्ताह में किया जाता है, यानी कि जो दिसंबर में जो फर्स्ट वीक होता है उसी में इसका आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार यह जो त्यौहार है आपका किसामा, ये जो किसामा नामक गांव में आयोजित किया जाता है। नागालैंड के किसामा नामक गांव में ये जो है आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव को हॉर्नबिल इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हॉर्नबिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हॉर्नबिल नामक पक्षी के पंख नाग समुदाय के लोगों द्वारा पहने जाने वाली टोपी में लगा होता है। देखिए जो नाग समुदाय के लोग होते हैं एक टोपी पहनते हैं जिसमें पंख, उस जो हॉर्नबिल पंछी है उसके पंख लगा होता है, इसीलिए वो हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक, समझ गए। अगला जो प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डॉट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान आपको याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस डॉट को मनाया जाता है। देखिए जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है यह कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यह लागू कब से किया गया? तो यह लागू 2001 से शुरू किया गया था, यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर कि अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो देखिए जो यक्षगान है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल यह जो जुड़ा हुआ है ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो यक्षगान है ये भगवान गणेश की वंदना के लिए किया जाता है। आपको बस याद रखना है कि जो यक्षगान है यह भगवान गणेश की वंदना के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 29 नंबर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नंबरिंग में गलती हो गया है। यहाँ पर 28 के बाद 20 कर दिया गया है, यहाँ पर आपका 29 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है कि कोशिका का बाह्यतम आवरण डॉट कहलाता है। देखिए जो कोशिका का बाह्यतम आवरण है उसको क्या कहते हैं? तो उस आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डॉट द्वारा ले जाया जाता है। तो ये जो भोजन विभिन्न पत्तियों द्वारा, यहाँ पर भोजन जो है पत्तियों से विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल निम्न का बना होता है। तो देखिए जो शुष्क सेल में उसमें जो धनात्मक टर्मिनल होता है यानी कि जो प्लस होता है वह किसका बना होता है? तो वह बना होता है कार्बन छड़ का। ठीक, चलिए
अगला जो पॉइंट हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। यहाँ पर भूरा शैवाल कौन सा है? तो वह है आपका लेमिनेरिया। कौन सा है? लेमिनेरिया। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा डॉट 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 है। देखिए यहाँ पर जो बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा कौन सी है? तो वह शिरा है आपका फुसफुस शिरा। ठीक, यहाँ पर प्लामोनरी वेन कहते हैं उसको, ये फुसफुस शिरा हो जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वो कह रहे कि में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। ठीक, यहाँ पर गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, तो यह होते हैं आपका धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग का 35 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्योंकि देखिए जो राज्य सरकार के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम है यह क्यों तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, इसलिए टीकाकरण जो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम यह सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए जो दूसरा विदेशी आक्रमण, लेकिन यहाँ पर पहला यूरोपीय आक्रमण यह किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल यह जो किया गया था शक्कों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यह शक्कों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो वह किया था आपका महायान का। ठीक, किसका प्रचार किया था? महायान का। अगला जो पॉइंट हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर त्रतार या जो त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि को किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो देखिए जो त्रतार उपाधि का धारण किया था यह किया गया था हिंद यवन वंश के शासकों द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही यहाँ पर कालानुक्रम है? ठीक, यहाँ पर देखिए जो प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में के कौन सा जो कालक्रम है वो सही कालानुक्रम है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो कालाक्रम सही है वो शक हो जाएगा, उसके बाद यूनानी और उसके बाद कुषाण हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत है? देखिए जो सेंट थॉमस है यह भारत कब आया था? तो यह आया था आपका गोंदोफिनर्स के समय में। ठीक, कब आया था? यह जो आपका गोंदोफिनर्स के शासनकाल में आया था। अगला जो पॉइंट हम लोग का 41 नंबर है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, ये जो मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, तो बिल्कुल यह कब लाया गया था? यह लाया गया था आपको पार्थियनों के द्वारा लाया गया था। जो सैनिक शासन है यह पार्थियनों के द्वारा प्रथम बार लाया गया था। अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं 42 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथों को फोकवोकी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोकवोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें जो विवरण नहीं मिलता है गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण उसमें कतई नहीं मिलता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रथम किस राज्य यहाँ पर किस उपलक्ष्य में किया था? देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम ने ये जो गुप्त संवत का प्रारंभ है ये किसके उपलक्ष्य में किया था? तो वह किए थे आपका हुर्नों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक, यहाँ पर उन्होंने हुर्नों के परास्त करने के उपलक्ष्य में शक संवत का यहाँ पर प्रारंभ किया था। ठीक, गुप्त संवत, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुप्त संवत प्रारंभ किए थे। अगला जो प्रश्न हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? देखिए जो कुमार संभव है ये किस महाकवि के द्वारा लिखा है? महाकाव्य है जो किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड कौन सा है, तो ये जो प्रोपेनॉल जो है आपका एल्डिहाइड है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर प्रोपेनॉल कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था वह किया गया था यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, यहाँ पर जो पहले किया गया था। राइट आंसर इसका आप लोग एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 48 नंबर पर से पहले में रिक्त है और कह रहे हैं कि सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा पर्वत के समान में किया गया, तो वह कौन सा है। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जो चू फाट, ये जो चू फाट सामूहिक लोक नृत्य है सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा पर्वत के समान में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग को प्रश्न है कि उस दर्रे का नाम बताना है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा। अगला जो हम लोग का प्रश्न नंबर 50 नंबर यानी कि हम लोग यहाँ पर अर्धशतक पूरा करने वाले हैं और प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार ... संविधान से लिया गया है। तो यह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि भारत ने संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध में है। तो यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद आपका 44 है वह समान नागरिकता संहिता के लिए संबंधित है। राइट आंसर आप लोग इसमें एक कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर है द वर्ल्ड अल्ट्रा, यहाँ पर द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो एक पुस्तक है और पूछा गया कि ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो यह लिखा गया था आपको रस्किन ब्रांड के द्वारा। ठीक, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, इनका जो जन्म हो, देखिए हम लोग यहाँ पर रस्किन ब्रांड के बारे में जानते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है और इनका जो जन्म हुआ था 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता इनमें से कौन सा नहीं है, तो यह जो आधिकारिक आरक्षित खाता जो है ये भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि उस ग्रंथ का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करता है। देखिए यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों का मास्टर है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। देखिए हम लोग बात करने वाला है यहाँ पर दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सिरिमाओ भंडार नायक। क्या हो जाएगा, सिरिमाओ भंडार नायक है, जो कि ये आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। ठीक, कहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी। आपको वह 3 बार जो है ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहला जो प्रधानमंत्री इनको 1960 से 65 तक, दूसरा बार जो हुआ 72 से 77 तक और जो तीसरी बार हुआ 94 से लेकर वह 2000 तक कार्य में रही। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का हम लोग को यहाँ पर मिलान करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर मिलान करना है, जी हाँ मिलान करना है। यहाँ पर थोड़ा सा खुट भाषा भी दिया गया है,
तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग का पहला यहाँ पर है कि वैश्वीकरण, ठीक, दूसरा है निजीकरण, तीसरा हम लोग का यहाँ पर उदारीकरण, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मिलान ऐसे करेंगे कि जो वैश्वीकरण है वह विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर आपका वैश्वीकरण का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो निजीकरण है तो निजीकरण का हो जाएगा आपका विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। ये जो विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। और जो तीसरा हम लोग का है उदारीकरण, तो ये जो उदारीकरण है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया है, ये जो उदारीकरण की है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो कुट भाषा में बात करें तो बी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, ठीक। यहाँ पर जो कौन सा पदार्थ ओजोन परत को यहाँ पर पूछा गया है कि नष्ट करता है, तो जो क्लोरीन है ये ओजोन परत को नष्ट करता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 58 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 19 के तहत। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ठीक। पहला जो है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा जो है हम लोग का संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और जो पांचवा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, अपवाद में जो था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक। अगला जो हम लोग का जो छठा है वो संपत्ति का अधिकार, और जो हम लोग सत्वा की बात करें तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार। ये जो भी सभी सातों जो हैं ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। देखिए जो बाघ गुफा चित्रकारी है किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है। जो लोक अदालतें हैं ये किसके अधीन बनाई गई है पूछा गया है, तो यह बनाई गई है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत यह बनाई गई है, इसके अधीन बनाई गई। राइट आंसर सी के लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु है। देखिए जो सबसे अधिक प्रक्रियाशील जो है प्रतिक्रियाशील है वो कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा कैल्शियम। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली में से नेफ्रॉन संबंधित है। तो ये जो नेफ्रॉन का संबंध है यह परिसंचरण प्रणाली से, ठीक, किससे आपको याद रखना है, जो नेफ्रॉन है ये परिसंचरण प्रणाली से संबंध रखता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी डॉट थी। तो जो बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी जो राजधानी थी वह बीजापुर थी, ठीक, कहाँ थी, बीजापुर। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देखिए जो चौथे यानी कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत इसमें कौन सा नहीं आता है, पहला है विनिर्माण खनन सूचना प्रौद्योगिकी और जो मछली पालन। तो इसमें देखिए जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है यह चौथे यानी कि चतुर्थ श्रेणी में नहीं आता है, ठीक। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर श्रेणी की बात करते हैं तो देखिए जो प्राथमिक श्रेणी द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी तृतीय क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। पहले में जो आता है आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि आते हैं। दूसरे की हम लोग बात करें तो इसमें आपका आता है विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के द्वारा संचालित मुख्य प्रक्रिया है, और यहाँ पर उत्खनन भी आ जाएगा इसी में दूसरे में। और जो हम लोग का तीसरे की बात करें तो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएं आदि सभी ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। यहाँ पर जो चतुर्थ में यह सूचना प्रौद्योगिकी नहीं आएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वह जो सोना है सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना के जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है, इसकी परमाणु भार की हम लोग बात करें तो 197 होता है, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बताना है कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, ठीक। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था, ठीक। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। जो आप सरकारी स्कूल में दोपहर को खाना खाते हैं उसको मध्याह्न भोजन ही कहते हैं, मिड डे मील। तो यह जो है आपका किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था इस योजना का, तो देखिए इसका जो आयोजन किया गया था ये किसके द्वारा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक। आपको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। देखिए हम लोग यहाँ पर है बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। यह योजना 1995 में लॉन्च की गई थी। आपको याद रखना है जो सरकारी स्कूल में दोपहर को भोजन बढ़ता है वह इसकी जो योजना है 1995 में लॉन्च की गई थी। यह योजना के तहत आपको 6 से 14 वर्ष की यानी कि एक कक्षा 1 से लेकर 8 वर्ष की एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो है बच्चों का फ्री में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि बिजली से धातु चढ़ाना। यहाँ पर बिजली से धातु चढ़ाना जिसको गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है, तो इसमें जो लोहे पर है जस्ता जम जाता है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बी साई प्रणीत, ये जो बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका बैडमिंटन से। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। भारत पर शासन करने वाला जो पहला मुस्लिम राजवंश था वह कौन सा आपका बताना है, तो वह कौन था, बिल्कुल वह था आपका गुलाम वंश। यहाँ पर मुस्लिम वंश की राजवंश की बात हो रही है तो वह कौन सा था, गुलाम वंश था, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो शासन रहा था 1206 से लेकर 1290 तक ये राज किया था गुलाम वंश, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा, गुलाम वंश, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का 71 नंबर है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, वह शासक कौन था, ठीक। तो उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कैलाश सत्यार्थी को प्राप्त हुआ, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उसको डीपली, तो ये हम लोग का जो प्रश्न है इससे बन जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखिए जो मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। यहाँ पर पूछा गया कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जिन्होंने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो वह कौन था बताइए। वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद उसने गुलाम वंश की स्थापना की। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 74 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए हम लोग का यहाँ पर बात करने वाला है जोड़ा जो है सही नहीं है, तो यह यहाँ पर मुथुस्वामी दीक्षित यह कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्तान ये गायिका। तीसरा है MS गोपाल कृष्ण ये आपको वायलिनाय वादक। और जो हम लोग का नंदलाल बोस है ये बांसुरी से, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नंदलाल जो बोस है ये बांसुरी से बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो नंदलाल बोस है ये आपका प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक। कौन थे, चित्रकार थे। अगला हम लोग का पॉइंट 75 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया। तो देखिए विद्युत चुंबकत्व विज्ञान और इसका जो खोज है यह किसके द्वारा यह किया गया था, माइकल फैराडे के द्वारा, ठीक।
चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो गया। अगला जो पॉइंट हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है, उसके बाद हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है जो नर्मदा है, ये बिल्कुल नहीं गिरती है। ठीक, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जो कि यहाँ पर कावेरी, कृष्णा और गोदावरी है, सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगला जो हम लोग का प्रश्न हिंदी का 77 नंबर प्रश्न है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर दोस्तों ए का जो ए आप बोल रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या आ रहा है? ये आपका कंठ तालव्य आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कंठ तालव्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वर्तिका का तद्भव रूप, वर्तिका का तद्भव रूप हमको बताना है, तो यहाँ पर वाति हो जाएगा। ठीक, वर्तिका का तद्भव वाति हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि जो क्रिया अभी हो रही है उससे कहते हैं, तो देखिए जो क्रिया अभी हो रही है उससे क्या कहते हैं? सिंपल सा है, उसको अपूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर वर्तमान कहते हैं। ठीक, जो अभी हो रही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि घी शब्द का प्रयोग डॉट 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 में, यहाँ पर घी शब्द का प्रयोग डॉट 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 लिंग में क्या होता है? तो देखिए जो घी शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? तो देखिए जो घी शब्द है वह आपका पुल्लिंग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न है कि ज्येष्ठ का सटीक समानार्थक शब्द चुनना है। तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ज्येष्ठ का मतलब बड़ा या फिर बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग का सटीक ही खोजना है, तो यहाँ पर बड़ा ही दिया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि नील कमल में उत्तर पद कमल डॉट 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 है। यहाँ पर नील कमल में उत्तर पद जो कमल है डॉट 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 है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विशेष्य है। जो नील कमल में उत्तर पद है ये विशेष्य है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नील कमल में उत्तर पद ये जो कमल है ये क्या है? तो ये विशेष्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि नरसैंगिक का विलोम, नरसैंगिक का जो विलोम होता, नैसर्गिक का विलोम पूछा गया है, तो क्या होता है? इसका कृत्रिम होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है, पहला जो 84 नंबर प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन हम लोग को चूज करना है। यहाँ पर ही इज जूनियर डॉट डॉट मी, तो ही इज जूनियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ और, यहाँ पर टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस आई डॉट 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 विद माई फादर लास्ट नाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका स्पोक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पोक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस मे हैव एरर, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error। यहाँ पर हम लोग का एरर खोजना है, कहाँ पर एरर है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग का 4 वाक्य दिया गया। ठीक है, यहाँ पर एन एक्ट काइंडनेस, नेवर गॉन, यहाँ पर वेस्टेड, यहाँ पर नो एरर। तो इसमें जो हम लोग का एरर दिख रहा है वह कहाँ पर एरर है? वह एरर है आपका नेवर गोन, सॉरी नेवर गोन, नेवर गोन के जगह पर क्या हो सकता है? नेवर गोज होगा। ठीक, क्या होगा? यहाँ पर नेवर गोन की जगह पर नेवर गोज होगा। इसका प्रयोग क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, जो आपका जो पास्ट है ये सभी वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए आपका गोज का प्रयोग होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 87 नंबर की, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर हम लोग का क्विक का यहाँ पर मीनिंग खोजना है, सेम मीनिंग खोजना है। देखिए जो क्विक मतलब होता है नीम हाकिम या फिर ठग विद्या करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हम लोग क्विक का सही अर्थ हम लोग माने तो यहाँ पर जाले ठगना ही होता है। ठीक, ठगना होता है, इसको जाले भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का समानार्थक खोजना है तो यहाँ पर हम फेक कर सकते हैं, फेक का मतलब भी जाली होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग क्या है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर ट्रेजेडी का जो हम लोग का ऑपोजिट मीनिंग खोजना है, हाँ ऑपोजिट मीनिंग खोजना है, क्या होगा? तो यहाँ पर ट्रेजेडी, यहाँ पर जो ट्रेजेडी होता है इसका मतलब होता है शोक घटना, शोकपूर्ण घटना। तो इसका हम लोग का जो विलोम कर सकते हैं इसको फॉर्चून कर सकते हैं। फॉर्चून का मतलब क्या होता है जानते हैं? फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य और किस्मत होता है। ठीक,
चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। यहाँ पर ऑल एंड, यहाँ पर ऑल एंड सन्ड्री, यहाँ पर आपका जो इडियम ऑफ फ्रेज में और क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो ऑल एंड यहाँ पर सन्ड्री का जो तात्पर्य होता है हर कोई सभी, यहाँ पर इसका मतलब होता है हर कोई सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिक, यहाँ पर डिस्टिक्शन, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a word has been written in 4 different way out of which only one correctly spelled, select the correctly spelled word। हम लोग का खोजना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और जनरेशन लिखा गया है, ठीक है। जनरेशन हम लोग का कौन सा सही है आपको चूज करना है। तो देखिए जो जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, और जो ऑप्शन सी का जो जनरेशन है GENERATION यह सही है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो अगला प्रश्न है आपका मैथ का है, 91 से 100 तक जो प्रश्न है आपका गणित के होंगे, तो आप इसको PDF के साथ चालू कर लीजिएगा। और जो अगला सेट प्रैक्टिस है जल्द ही मनी की कल जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।